हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में DSSB TGT के जनरल इंग्लिश के पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी एग्जाम में तो आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे 20 मार्क्स के। यहाँ पे हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास। इससे पहले की क्लास स्टार्ट करें, आप में से जो लोग हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, फाइंड आउट द एरर, यानी नीचे आपको दो सेंटेंस दिए गए हैं, इन दोनों ही सेंटेंसेस में एरर है। ऑप्शन देखिए आपके सामने, आप मुझे बताएंगे सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। फाइंड आउट द एरर। पहला सेंटेंस आपके सामने देखिए, वी सॉ अ एलिफेंट इन द जू। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में है, या फिर बी पार्ट में है, सी पार्ट में है, या फिर डी पार्ट में, या फिर एक और पार्ट है नो एरर का पार्ट, यानी पांचवा पार्ट, नो एरर। सेंटेंस को केयरफुली रीड कीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले आप सोचिए, आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है, थर्ड पार्ट में एरर है। थर्ड पार्ट में एरर है। अब एरर क्या है, इसको हम करेक्ट भी करेंगे। यहां पे देखिए यूज किया गया अ एलिफेंट, अ एलिफेंट, जबकि करेक्ट क्या होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए थे आ को हम एन से रिप्लेस कर देंगे। आ को किससे रिप्लेस कर देंगे? एन से। यहाँ पे आर्टिकल ए का नहीं यूज होगा, उसकी प्लेस पे एन का यूज करेंगे। उसका रीजन देखिए, एलिफेंट, एलिफेंट में किसकी साउंड है? वॉवेल की साउंड है। तो वे वर्ड्स जिनकी स्टार्टिंग में वॉवेल की साउंड होगी उनके पहले हम एन का यूज करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट की साउंड होगी तो आ का यूज करेंगे। जैसे देखिए एक वर्ड है, साउंड के अकॉर्डिंग ही यूज करना है। कभी आप वॉवेल लेटर या कॉन्सोनेंट लेटर नहीं, जैसी साउंड होगी वैसा हम यूज करेंगे। देखिए एक वर्ड है ऑनेस्ट, हमने यहां पे लिखा ऑनेस्ट मैन। अब मुझे आप बताएंगे यहां पे आ यूज करेंगे या एन यूज करेंगे। अगर आप लेटर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो एच है, एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आ आना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पे साउंड किसकी आ रही है? ऑनेस्ट, ओ की आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे, ए का यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया सभी को? चलिए सेकंड सेंटेंस देखिएगा, कोलकाता इज फर्दर फ्रॉम अलवर देन जयपुर, द कैपिटल ऑफ राजस्थान। अब बताइए इसमें क्या एरर है, इसमें क्या एरर है। अब देखिए इनको हम कई पार्ट बना देते हैं। ए पार्ट ये हो गया, और ये आपका बी पार्ट है, और ये आपका सी पार्ट है, और ये डी पार्ट है, और ये आपका नो एरर का पार्ट है। बताइए किस पार्ट में एरर होगी? चलिए आंसर नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट में एरर है। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या एरर है, यहां पे वर्ड यूज किया गया फर्दर। इंग्लिश में देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है फर्दर जो कि यहां पे यूज किया गया है, और दूसरा है फार्दर। तो फर्दर और फार्दर में क्या डिफरेंस है? फर्दर जो यूज करते हैं मजीद, ठीक है, इन एडिशन टू, यानी कोई चीज ज्यादा है, मजीद के सेंस में हम इसका यूज करते हैं फर्दर का। लेकिन अगर हमें डिस्टेंस के सेंस में यूज करना है, दूरी के सेंस में, तो वहां पे हम फार्दर का यूज करेंगे। और यहाँ पे सेंटेंस में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कौन सा सेंस है? दूरी की बात हो रही है, ज्यादा दूर है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? फर्दर के प्लेस में हम फार्दर का यूज करेंगे। करेक्ट कर लीजिएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए जैसे फर्दर ऑर्डर यानी मजीद ऑर्डर, ठीक है, वहां पे फार्दर ऑर्डर नहीं होगा, क्या होगा? फर्दर ऑर्डर होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एरर। समटाइम्स आई गेट एंग्री ऑन हर, समटाइम्स में एरर है, ठीक है, आई गेट एंग्री इसमें एरर है, या फिर ऑन हर में, या फिर नो एरर में। बताइए किस पार्ट में एरर है? चलिए आंसर नोट कीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट, यानी सी जो है ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे करेक्शन कैसे करेंगे, यानी यहाँ पे ऑन हर नहीं यूज होगा, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? विद हर। याद रखेंगे एंग्री विद यूज, एंग्री विद समबडी, एंग्री एट समथिंग, यानी अगर हम किसी चीज पे नाराज हो रहे हैं
तो वहां पे ऐड का यूज करेंगे। लेकिन किसी व्यक्ति से, किसी शख्स से नाराज होंगे तो वहां पे हम विद का यूज करेंगे। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एरर। बहुत कमाल का सेंटेंस, ये ऐसा क्वेश्चन है जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिलेगा। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। द सीनरीज में एरर है, ऑफ कश्मीर में एरर है, वेरी चार्मिंग में एरर है, या फिर नो एरर है। तो आंसर नोट कीजिएगा, ए पार्ट में एरर है, यानी ऑप्शन ए। अब यहां पे समझिएगा, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड है जिन्हें हम प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज करते। उन्हीं में एक वर्ड है सीनरी। तो यहां पे हम सीनरी यूज करते हैं, सीनरीज का यूज नहीं करते हैं। इसलिए यहां पे हम सिर्फ किसका यूज करेंगे, सीनरीज के प्लेस पे वर्ड सीनरी का यूज करेंगे। ऐसे और भी वर्ड है, इसीलिए देखिए आगे जो वर्ब यूज किया गया है वो इज का यूज किया गया, यानी यहां पे जब आपका नाउन सिंगुलर होगा तो आगे वो भी सिंगुलर ही यूज करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, हैड आई सेव्ड मनी आई डैश डैश अ न्यू कार। विल परचेज, वुड परचेज, वुड हैव परचेज्ड, या फिर परचेज्ड। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी आई वुड हैव परचेज्ड। अगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेस की स्टडी की होगी तो उसमें ये चीज आपको समझ में आ गई हो। कंडीशनल सेंटेंसेस में जो हमारा थर्ड स्ट्रक्चर होता है उसमें आप पढ़ते होंगे, तो उसमें होता है सब्जेक्ट का यूज करते हैं, हैड का यूज करेंगे, यानी सबसे पहले इफ, उसके बाद में सब्जेक्ट, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉमा, आगे यूज करते हैं सब्जेक्ट, वुड हैव, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी थर्ड। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी यूज करते हैं, यानी इफ के प्लेस में सीधे हम स्टार्टिंग में हैड यूज कर देते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वी थर्ड, देन आगे सब्जेक्ट, वुड हैव, और वुड हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपके पास में सेंटेंस यहां पे दिया गया, वहां पे देखिए ये वाला स्ट्रक्चर यूज किया गया, यानी सबसे पहले देखिए हैड है, सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर जब यूज किया गया तो आगे भी कौन से स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, ये, यानी सब्जेक्ट यूज करेंगे, वुड हैव यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपके पास में जो ऑप्शन है उसमें देखिए किसमें वुड हैव यूज किया गया है, तो वो है थर्ड ऑप्शन, इसीलिए थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, द प्राइस ऑफ गोल्ड एज वेल एज सिल्वर डैश रिजन। पहले ऑप्शन में देखिए आर है, दूसरे में हैव है, तीसरे में हैज है, और चौथे में इज। बताइए यहां पे क्या फिल करेंगे। पहले आप आंसर नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पे हम थर्ड ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। उसका रीजन समझिएगा, किसी भी सेंटेंस में जो हम वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, यानी वर्ब का यूज किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर यूज करेंगे, अगर वो प्लूरल है तो वो भी हम प्लूरल यूज करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे गोल्ड एज वेल एज सिल्वर। याद रखेंगे जब भी एज वेल एज एक कंजंक्शन है, इससे हम दो वर्ड को यूज कर रहे होंगे तो उसके पहले जो वर्ड आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। यहाँ तक प्राइस ऑफ, प्राइस क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हैज का यूज करेंगे। एक कॉन्सेप्ट और भी क्लियर कर लीजिएगा, जब भी किसी सेंटेंस में नाउन ऑफ नाउन की फॉर्मेशन आपको मिले, नाउन ऑफ नाउन ये फॉर्मेशन कहीं भी आपको दिखाई दे तो ऑफ के पहले जो वर्ड आएगा इसी के अकॉर्डिंग आगे हम वर्ब यूज करेंगे। यानी अगर ये आपका सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर आपका ये नाउन प्लूरल है तो आगे वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज अ नियरली अपोजिट वर्ड। देखिए वर्ड जो आपको दिया गया लैकोनिक, लैकोनिक आपको अपोजिट वर्ड बताना, यानी कौन सा वर्ड है जो इसका अपोजिट होगा। फर्स्ट ऑप्शन में है टर्स, दूसरे में लोकेशियस, थर्ड में है कर्ट, और पांचवें में है सैगेशियस। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो अपोजिट वर्ड इसका क्या हो जाएगा, आंसर नोट कर लीजिएगा, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अब समझिएगा लैकोनिक की मीनिंग क्या होती है। लैकोनिक की मीनिंग होती है कम बोलने वाला,
लैकोनिक का मतलब होता है कम बोलने वाला, यानी वन हु टॉक्स लेस, जो कम बोलता है, कम बातें करता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है लेकिन बहुत काम की बातें बोलता है, इसे कहते हैं गागर में सागर भरने वाला। और लोकेशियस किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा बातें करने, वन हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत ज्यादा बातें करता है। इसकी एक और इंग्लिश हो सकती है टॉकेटिव, और क्या कह सकते हैं हम लोग? टॉकेटिव को, यानी बातें करने वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है लोकेशियस में, इसको जरा हम समझते हैं। इंग्लिश में यहाँ पे जो रूट वर्ड यूज किया लोकी, लोकी का मतलब क्या होता है? स्पीक, यानी बोलना, बात करना। अब यहाँ पे लोकी जिस वर्ड में आप इसकी साउंड जहां भी आपको मिलेगी, समझिएगा यहाँ पे बात करने से कुछ ना कुछ मीनिंग है। ठीक है, जैसे देखिए एक वर्ड है सोमनी लोकिस्ट, सोमनी लोकिस्ट, गेस कीजिए क्या मीनिंग होगी? लोकी वर्ड आया यानी बोलने से रिलेटेड होगा। इसको समझाते हैं। देखिए सोमनी की मीनिंग होती है स्लीप, सोमनी की मीनिंग क्या है? स्लीप। लोकी की मीनिंग क्या होगी? स्पीक, यानी बात करना। और आईएसटी मीन्स होता है पर्सन। अब गेस कीजिए, वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बात करता है, जो नींद में बोलता है, उसे क्या कहते हैं? सोमनी लोकिस्ट। क्लियर हो गया सबको? अब यहां पे देख वर्ड है टर्स, टर्स या कर्ट दोनों सेम है, टर्स और कर्ट दोनों सेम है। इनकी मीनिंग होती है संक्षिप्त, ब्रीफ। ठीक है, संक्षिप्त, जैसे कर्ट रिप्लाई, तीखा जवाब। ठीक है, टर्स रिप्लाई। तो टर्स और कर्ट दोनों की मीनिंग क्या हो जाएगी? ब्रीफ। ठीक है, नॉट पोलाइट, नॉट फ्रेंडली। अगला वर्ड देखिए फोर्थ ऑप्शन में सैगेशियस। सैगेशियस का मतलब होता है वाइज, इसका सिनोनिम आप कह सकते हैं वाइज, बुद्धिमान कह सकते हैं, अकलमंद। सिनोनिम इसका क्या हो सकता है? वाइज, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चूज ए नियरली अपोजिट वर्ड, ओपिक। ओपिक का क्या हो जाएगा? अपोजिट। वैग होगा, फर्म होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, या फिर पोर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी ट्रांसपेरेंट। ओपिक की मीनिंग क्या होती है? नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, जो क्लियर ना हो, साफ ना हो, साफ शफाफ ना हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? साफ शफाफ, मीनिंग बिल्कुल क्लियर। अब वेग भी होता है अनक्लियर, वेग की मीनिंग भी क्या होती है? अनक्लियर, यानी नॉट क्लियर। फर्म का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रांग। पोर की मीनिंग क्या होती है? गरीब। चलिए अगला वर्ड देखिए। चूज अ वर्ड विच इज मोस्ट नियरली इन द मीनिंग। यहां पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी वो उस वर्ड को आपको चूज करना है जो दिए गए वर्ड का क्या हो? सिनोनिम हो, सेम मीनिंग हो। एडमोनिश मेन वर्ड है, सपोर्ट दिया गया है, प्रेज है, अपील है, रिप्रूव है। तो आंसर नोट कीजिएगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रिप्रूव। पहले समझिएगा एडमोनिश की मीनिंग क्या होती है। तो एडमोनिश की मीनिंग होती है डांटना, फटकार लगाना। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा स्कोल्ड, तो स्कोल्ड की मीनिंग क्या होती है? डांटना, फटकार लगाना। तो यहां पे आंसर है रिप्रूव। चूज अ वर्ड विच इज मोस्ट नियरली इन द मीनिंग। वर्ड देखिए आपके पास में डिलीजेंट, डिलीजेंट। ऑप्शन है इंडस्ट्रियस, एनर्जेटिक, मॉडेस्ट, इंटेलिजेंट। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, नोट कर लिए। डिलीजेंट की मीनिंग होती है परिश्रमी, मेहनती। ठीक है, वन हु वर्क्स हार्ड, जो कड़ी मेहनत करता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंडस्ट्री। एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान। ठीक है, ऊर्जावान। मॉडेस्ट, हम्बल। आगे देखिए, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। शी गिव मी अ पर्स, शी गिव मी अ पर्स। अब देखिए ये एक सेंटेंस है, आपको इसको ये एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। अब यहां पे देखेंगे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट दिए गए। ठीक है, अब ऑप्शन देखेंगे, आई एम गिवन अ पर्स बाय हर। आई एम, चूंकि देखिए सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो एम का यूज बिल्कुल नहीं होगा पैसिव वॉइस में। शी वॉज गिवन अ पर्स बाय मी, शी वॉज गिवन। अब यहां पे देखिए जो सब्जेक्ट है उसी को यहां सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज कर दिया गया है, तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। थर्ड देखिएगा, हाँ, आई वॉज गिवन अ पर्स बाय हर, ये करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि हैड यूज कर दिया गया है। तो पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस था, तो पैसिव वॉइस भी हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद में वॉज या वर। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट जो होगा उसको सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मी, और मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है। मी का सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन क्या होगा? आई। तो आई के साथ में वॉज, उसके बाद में थर्ड फॉर्म। समझ लीजिएगा स्ट्रक्चर देखिए इसके क्या था।
सेंटेंस आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी सब्जेक्ट है, V2 है और ऑब्जेक्ट है। ये देखिए बेसिक स्ट्रक्चर है। अब जो पैसिव वॉइस यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ साथ में वाज ऑब्लिक वर यूज करेंगे, उसके बाद में वो आपके थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, देन उसके बाद में बाय और बाय प्लस में सब्जेक्ट। अब समझिएगा, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट जो था उसे हमें ऑब्जेक्ट के प्लेस पे पुट करना है, मी को, यानी क्या कर देंगे आई। अब जो कि ऑब्जेक्ट है लेकिन अब ये प्लेस किसका हो गया, सब्जेक्ट का, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आई। आई के साथ में क्या हो जाएगा, वाज यूज किया है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है, गिवन है। एक ऑलरेडी और ऑब्जेक्ट है पर्स, उसको यूज कर देंगे। उसके बाद में बाई, तो बाई के साथ में देखिए यहाँ पे शी था, अब यहाँ पे हर होगा। उसका रीजन क्या है, बाई एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में भी हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, इसलिए शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है, हर का यूज किया गया है। चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस को आपको यूज करना है। राम सेड टू हरी आई एम प्लेइंग हॉकी। अब यहाँ पे देखिए सेड टू यूज किया गया है, इसका मतलब यह है यानी आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका वर्ब है वो पास्ट में है, तो जो पास्ट में है और तो आगे जो सेंटेंस दिया गया है, रिपोर्टेड जो स्पीच है उसे भी हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस से, प्रोनाउन में चेंजेस करते हुए। अब देखिए सेड टू को पहली चीज किस में चेंज करना है, टोल्ड में, ठीक है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, फिर ऑप्शन चूज कर लेंगे, राम टोल्ड हरी, ठीक है, राम टोल्ड हरी, फिर दैट का यूज करेंगे, दैट हो गया। आई देखिए हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन हम किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम के प्लेस पे कौन सा प्रोनाउन आएगा, ही। अब देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट में है, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, वॉज। अब आगे प्लेइंग हॉकी, किस पार्ट में है, किस ऑप्शन में है, राम टोल्ड हरी दैट ही वाज प्लेइंग हॉकी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चूज अ वन वर्ड, अ पर्सन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पार्टिकुलर फील्ड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी खास फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, यानी अनुभवी व्यक्ति, तजर्बाकार आदमी। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने अथीस्ट, दूसरे में वेटेरन, तीसरे में बोहेमियन और चौथे में कॉस्मोपॉलिटन। आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन यानी वेटेरन। तो फिर अथीस्ट के समझिएगा, अथीस्ट का मतलब होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी नास्तिक, ठीक है, नास्तिक, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी गॉड में, किसी भी ईश्वर में, किसी भी धर्म में आस्था नहीं रखता, विश्वास नहीं रखता है, उसे कहते हैं अथीस्ट, यानी नॉन बिलीवर एक तरह से कह सकते हैं। अब देखिए एक वर्ड होता है थियो, इसको जरा हम आपको डिटेल में समझा देते हैं, आगे इसका इस तरह का कोई वर्ड मिलेगा तो आपको आसान। थियो का मतलब होता है आमतौर पे गॉड, थियो को हम गॉड से रिलीजन कहते हैं। अब अथीस्ट वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, अगर हम आ यहां से हटा दें तो क्या बन जाएगा, थीस्ट, यानी वन हु बिलीव्स इन गॉड। आईएसटी का मतलब क्या होता है, पर्सन, हम आपको बतला चुके हैं। आ एक तरह से आपका ये नेगेटिव प्रीफिक्स है, आ क्या है, नेगेटिव प्रीफिक्स है, आप ये ध्यान रखेंगे। यहां पे देखिए वर्ड है बोहेमियन, बोहेमियन का मतलब होता है एक तरह से आवारा, घुमक्कड़ टाइप का आदमी, आमतौर पे आर्ट, म्यूजिक, कला में जो रुचि रखता है और वो अकेले रहना पसंद करता है, ताल्लुकात थोड़े उसके कम ही लोगों से होते हैं, यानी ताल्लुकात खत्म करके जिंदगी गुजारने वाला व्यक्ति। कॉस्मोपॉलिटन, जो पूरी दुनिया को अपना घर मानता है, हर एक से अपनी मोहब्बत करता है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपना घर मानता है, ठीक है, उसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। अगला देखें क्वेश्चन, चूज अ करेक्ट नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, यानी मूव वर्ड का आपको नाउन बताना है, इसका नाउन क्या होगा, मूव्ड होगा, मूविंग होगा, मूवमेंट होगा, मूव्स होगा। आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मूवमेंट। जैसे अगर आपसे कहा जाए डाई, जो वर्ड है डाई का मतलब क्या, मरना, इसका नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, तो एक नाउन फॉर्म से क्या है, डेथ, ठीक है। अब देखिए एक एडजेक्टिव है डीप, डीप का मतलब गहरा, नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, डेप्थ। वैसे यहां पे वर्ब पूछा गया था, मूव का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, मूवमेंट। देखिए एडजेक्टिव है लॉन्ग, लॉन्ग की नाउन फॉर्म क्या हो जाएगी, लेंथ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या होगा, कमांडर्स इन चीफ, कमांडर इन चीफ्स, कमांडर्स इन चीफ्स,
या नन ऑफ दीज। हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी नोट कर लीजिएगा। याद रखेंगे जब भी इस तरह के कंपाउंड वर्ड आपको मिलेंगे तो उसमें जो मेन वर्ड होगा, हेड वर्ड होगा, उसी में हम एस या एस यूज करके उसे हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे आपके सामने था कमांडर इन चीफ, अगर आपको मिल जाए सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। अब देखिए यहाँ पे 3 वर्ड है, तो यहाँ पे लॉस नहीं यूज करना है, मेन वर्ड कौन सा, सिस्टर, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम सिस्टर्स इन लॉ। इस तरह का कोई भी वर्ड आपको मिले तो आप मेन वर्ड में, हेड वर्ड में एस या ईएस का यूज करके उसे आप प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए, इसी उम्मीद के साथ में कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।